हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो गवर्नमेंट को आपको 15 लाख तक टैक्स देना पड़ेगा, वो भी फ्री में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे 4 तरीके क्या हो सकते हैं जिससे कि हम म्यूचुअल फंड पे जो टैक्स लगाया जाता है उस पर हम सेविंग कर सकें। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए यदि आप अपनी प्लानिंग अभी से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे 2 तरीके के टैक्सेस लगते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। किस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे हमारी जेब को खाली करती जा रही है। म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करते हैं बहुत सोच समझ के आप करिएगा, क्योंकि यदि आपने 1 साल के अंदर यदि म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया ना और आपको प्रॉफिट हो रखी है तो यहाँ पे अब 20% का टैक्स गवर्नमेंट आपसे ले जाएगी। पहले ये परसेंटेज 15% का हुआ करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को ना बेचें। जब भी आप प्लानिंग करें तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके अपना इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म में एक तो 20% के टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं और दूसरा ये है कि जिस फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें एग्जिट लोड भी उस फंड कंपनी को पे करना होता है। तो इन सब खर्चे से आपको बचना है। एक होता है इमरजेंसी आने के ऊपर फंड को निकाल लेना, वो एक अलग सिनारियो है, लेकिन उसके लिए भी पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि इमरजेंसी फंड आपको पहले से क्रिएट करना होता है। इसके बाद आप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। अब इन्फ्लेशन भी देखिए यहाँ पे 6% के रेट से भाग रहा है, मतलब कि ये जो टैक्सेस तो गवर्नमेंट ले ही रही है, साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। ये भी मार सभी मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 8 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया एग्जाम्पल के लिए, और आपकी करंट वैल्यू कितनी हो गई, 11 लाख रुपए हो गई। अच्छा ठीक है, 11 लाख रुपए में 3 लाख रुपए की प्रॉफिट हो रही है, तो इस 3 लाख रुपए की प्रॉफिट पे पहले कितना देना होता था, 15% का टैक्स देना होता था, मतलब 45,000 आपको पे करना होता था। लेकिन अब ये टैक्स जो है 60,000 पे करना होगा, मतलब 15,000 एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जो कि आपके जेब से जा रहा है। यहाँ पे फ्री में गवर्नमेंट आपसे क्या ले जा रही है, टैक्स ले जा रही है। तो आप 1 साल के अंदर के लिए अपनी प्लानिंग ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप 20% के टैक्स से पहली बात तो बच जाएंगे। और दूसरा यहाँ पे है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग 5 साल, कुछ लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरीके के पीरियड के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब लॉन्ग टर्म तक कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता चला जाता है, तो दोस्तों पहले क्या होता था कि 10% का यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स गवर्नमेंट लेती थी। इस 10% के टैक्स से गवर्नमेंट की झोली नहीं भर रही थी, तो मैडम जी ने इस रेट को बढ़ा करके 12.5% कर दिया। अब मैडम जी कहती हैं कि 2.5% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा यदि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किया हुआ है। तो 1 साल के बाद जब भी आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को या फिर शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को आप सेल करते हैं तो उस पर जो भी आपको गेन होगा उस पर 2.5% एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना है, मतलब 12.5% का टैक्स आपको पे करना है। जैसे मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें कि हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो और आप 10,000 रुपये की SIP लगा दिए, 20 साल तक आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो और यहाँ से 15% का आप रेट एक्सपेक्ट कर लो। ठीक है कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म तक यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो ऐसी बिलीफ है कि 15% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 24 लाख रुपीस और आपकी जो वैल्यू उस टाइम पे बनेगी वो बनेगी 1.51 करोड़ रुपीस। ठीक है, 15% के रेट से तो 1,51,00,000 आपकी वैल्यू बन गई। लेकिन इसमें से आपने कमाया कितना, कितना आपका गेन हुआ, कितनी आपकी प्रॉफिट हुई। आपकी प्रॉफिट हो रही है 1,27,00,000 रुपए। अब आप तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि यार इतना अच्छा अमाउंट मिल गया, अब इससे मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। गवर्नमेंट आपके साइड में खड़ी है, बोलेगी कि भाई आपको टैक्स देना है 12.5%। अब देखिए 20 साल के बाद टैक्स क्या होगा, किस रेट से लगेगा, कौन से स्लैब में आएगा, ये किसी को नहीं पता है।
ठीक है, हो सकता है कि ये 15% हो जाए, 20% हो जाए, 25 हो जाए, ठीक है, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन अभी का जो है सिस्टम, उसके आधार पे यदि हम कैलकुलेट करें तो किस तरीके से यहाँ पे बर्डन हमारे ऊपर आने वाला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि 1,27,00,000 तो तुमने कमा लिया, अब तुम्हें 12.5% देना है। लेकिन वहाँ पर भी आपसे कहती है कि ऐसा करो कि तुम इसमें से 1,25,000 रुपये माइनस करो। दोस्तों 1,27,00,000 की प्रॉफिट यदि आपको हुई है, उसमें 1,25,000 की छूट क्या होती है? ये तो जस्ट ऊंट के मुंह में जीरा वाली सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे आपका नेट बच गया 1,25,75,000 रुपये। अब इसमें पहले की सिचुएशन देखें, यदि 10% का ही रेट यदि लगता तो 12,57,500 का टैक्स देना होता है। लेकिन अब ये टैक्स क्या होगा, 12.5% हो गया। तब आपके जेब पे कितना भार पड़ेगा, 15,71,875 का पड़ेगा। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट 3,14,375 रुपये एक्स्ट्रा आपसे टैक्स लेकर के जाएगी। ये जो 3,14,375 आप देख रहे हैं, ये एक पर्सन कमा लीजिए कि टैक्स कलेक्शन है। इंडिया में 2,20,00,000 टैक्स पेयर है। यदि आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये अमाउंट कितना करोड़ों अरबों में चला जाएगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है उसका डाटा आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डाटा हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। 19,58,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, जिसमें कि हम सब आते हैं। ठीक है, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, जो आपने भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखा वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 17.7% अप रहा है कलेक्शन। उसमें से जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है उसका आप देख सकते हैं 9.11 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि पिछले ईयर के मुकाबले 10.26% ऊपर की तरफ रहा है। तो यहाँ पे यदि नेट पर्सनल इनकम टैक्स आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 10.44 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ। ठीक है, और इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, 20.23 का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो टोटल जो भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट हुआ उसमें से गवर्नमेंट यहाँ पे रिफंड भी कर दी 3.79 लाख करोड़ रुपीस। अब इस रिफंड में को यदि आप माइनस कर देंगे तो आपकी जो नेट यहाँ पे कलेक्शन आएगी वो आएगी 19.58 लाख करोड़ रुपीस। ये तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हो गया। अभी तो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बाकी है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी की बात करिए, और यदि आप जीएसटी का कलेक्शन देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,18,000 करोड़ रुपए ये जीएसटी का कलेक्शन है। तो 20 लाख करोड़ की जो जीएसटी कलेक्ट हो रही है, ये तो हमें अमाउंट दिख गया, लेकिन कैसे कैसे कलेक्ट हो रही है इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं जिसको देख के आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। गवर्नमेंट एक तरफ तो बात करती है जीएसटी इज ए वन नेशन वन टैक्स, फिर जीएसटी में इतनी पार्शियलिटी क्यों है? अब देखिए, सबसे पहली बात एजुकेशन के ऊपर करेंगे। ऐसा बोला जाता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द नोबल सर्विस ऑफ एजुकेटिंग चिल्ड्रन फॉर अ बेटर फ्यूचर। जो बच्चे होते हैं हमारे देश के भविष्य होते हैं, और ये भविष्य तब तैयार होता है जब हम उनको अच्छा एजुकेशन देते हैं। और एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बेटर प्लेस और क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों एजुकेशन की यदि महंगाई दर देखें तो इंडिया में 12% की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। जो इन्फ्लेशन एजुकेशन पे 12% बढ़ता जा रहा है उसके पीछे मेन रीजन क्या है आप इसको देख सकते हैं। मेन रीजन है जीएसटी का। बच्चे जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी अदर एग्जाम की बात करिए, तो 18% का जीएसटी गवर्नमेंट को चाहिए। ठीक, पहली बात तो ये होगी, यदि वो जीएसटी पे नहीं करेगा तो वो एग्जाम नहीं दे सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरा यहाँ पे है प्री स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे इसको छोटे शब्दों में कहा जाए तो नर्सरी से लेकर के 12th तक के जो भी स्कूल्स हैं उस पर कोई भी जीएसटी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, और उन स्कूल्स को भी जीएसटी लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि यदि आप अपने बच्चे को 12th कराने के बाद कॉलेज में ले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी करा रहे हैं या कोचिंग वगैरह करा रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, पीएसएन, आईआईटी, जेई की प्रिपरेशन, यूपीएससी की तैयारी हो गया, बीपीएससी की तैयारी हो गया, इस तरीके की कोचिंग यदि आप कराते हैं या कोई भी XYZ कोचिंग यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें भी हम 18% की जीएसटी लेंगे। तो फिर वन नेशन वन टैक्स कहाँ से रहा दोस्तों? यहाँ पे एजुकेशन में ही काफ़ी सारी कैटेगरी बन गई। एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए 18% हो गया, स्कूल एजुकेशन एग्जेम्प्ट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कोचिंग पे 18% की जीएसटी आप ले रहे हैं, तो फिर ये इन्फ्लेशन कम होगा कैसे? अब देखिए मजे की बात क्या है कि यदि 18% की जीएसटी एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए स्टूडेंट भर रहा है,
उसके बाद पेपर लीक आउट हो जाता है, और लीक आउट जब होता है तो इस तरीके के स्कैम निकल के आते हैं। जैसे यहाँ पर डीमेट स्कैम, यानी कि डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज एडमिशन स्कैम, जो कि 2015 में हुआ था, और इसको आप गूगल करके सर्च करिएगा। इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। तो जब 2015 में जीएसटी तो हालांकि उस समय आया नहीं था, ठीक है, और मान लीजिए कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्या उन बच्चों को वापस किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है नीट एग्जाम स्कैम। तो नीट एग्जाम के लिए जो भी बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे, 18% का जीएसटी दिए होंगे, तो ये जब एग्जामिनेशन पेपर लीक आउट हो गया और कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ऐसे मार्क्स अलॉट किए गए, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या ये जीएसटी वापस किया गया उन बच्चों को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है बीपीएससी एग्जाम स्कैम, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अभी रिसेंटली हाल ही में हुआ था। तो ये जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो 18% के जीएसटी पे कर रहे हैं, जब इस तरीके की लीक आउट हो जा रही है, स्कैम हो रहा है, तो क्या ये पैसा उनको वापस किया जा रहा है? और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 18% की जीएसटी है। उसके बाद गवर्नमेंट यहाँ पे रोटी और पराठे पे भी जीएसटी लेना शुरू कर दी। तो रोटी यदि आप खाते हैं तो 5% की जीएसटी, यदि आप पराठा खाते हैं तो 18% की जीएसटी है। इसके बाद एक मामला यहाँ पे आया था, जो कि अभी उठाया भी गया था, कि मैडम जी को ये बोला गया था कि मैडम बन पे तो 5% की जीएसटी है और क्रीम पे 5% की जीएसटी है, लेकिन यदि इसी बन पे क्रीम लगा दिया जाता है तो ये 18% जीएसटी के दायरे में आता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? कस्टमर जो है दुकान पे गया तो बोला ठीक है, मैं 18% की जीएसटी नहीं दूंगा, ऐसा करता हूँ बन आप मुझे अलग से दे दीजिए और क्रीम अलग से दे दीजिए, मैं उसको अपने से लगा करके खा लूँगा, लेकिन मैं 18% का जीएसटी नहीं दूंगा। तो ये होता है खाने पीने की वस्तुओं पे जीएसटी कलेक्शन, स्कूल के लिए कलेक्शन। दोस्तों आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये कहाँ तक जायज़ है, और गवर्नमेंट तक ये जरूर पहुँचना चाहिए कि यदि वन नेशन वन टैक्स की बातें हो रही हैं तो फिर यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट यहाँ पे क्लियरिफाई करे। डायरेक्ट टैक्स में तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब मेथड प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू कि हम उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी तो हमें जेब से अपने पे करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स में, यानी म्यूचुअल फंड में यदि आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो आप कैसे यहाँ पे टैक्स सेव कर पाएंगे, इसके लिए 4 तरीके हम देखने वाले हैं। इसके लिए टैक्स हार्वेस्टिंग का जो रूल है ये हमें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अब टैक्स हार्वेस्टिंग क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट ये रिडीम एंड री इन्वेस्ट। जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे आपको 1,25,000 तक का छूट दे रही है, क्योंकि बहुत ही माइनर सा अमाउंट है। यदि कोई बड़ा इन्वेस्टर है तो उसके लिए बहुत छोटा अमाउंट है एग्जेम्पशन का, लेकिन कोई छोटा इन्वेस्टर है तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि उसका वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या तरीका अपना सकते हैं हम लोग कि यदि हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मान लीजिए कि हमने लमसम कर दिया और 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 जा रहा है, 1,21,000 जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम कर देंगे और उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद हम उसमें री इन्वेस्ट फिर से कर देंगे। तो जो गेन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। और यही काम आपको हर साल करते चले जाना है। जिस फंड में आपने बेचा है उसी फंड में आपको फिर से री इन्वेस्ट करना है। और नेक्स्ट है यहाँ पे 2 पर्सन इन्वेस्टमेंट। यदि परिवार में आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों लोग क्या करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, सेपरेटली इन्वेस्टमेंट करिए। जो वाइफ है उसकी भी आईटीआर भरिए और अपना खुद का भी आईटीआर भरिए। और वहां पर आपको यदि 1,25,000 एक पर्सन को मिला तो दोनों को मिला करके 5 लाख, दोनों को मिला के 2.5 लाख तक आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। 20 साल में हमें इतना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। यदि हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और टैक्स हार्वेस्टिंग रूल को फॉलो करते हैं तो हम हर साल क्या करेंगे, 2.5 लाख तक टैक्स सेव करेंगे। तो ये अमाउंट बहुत जल्दी हम सेव कर पाएंगे, 7 से 8 साल में हम इसको सेव कर सकते हैं। और इसके बाद है लॉस एडजस्टमेंट। लॉस एडजस्टमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड में 3 से 4 स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कोई एक ऐसा स्कीम है जो कि आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा, काफ़ी समय हो गया है, लॉस हो रहा है उसमें, ठीक है, तो बेटर ये होता है कि आप उस यूनिट्स को रिडीम कर दीजिए, उस म्यूचुअल फंड को सेल कर दीजिए। तो उतना लॉस आपने बुक कर लिया और जो रिमेनिंग आपकी स्कीम्स है उसमें आपको यदि प्रॉफिट हो रहा है तो आप उस प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। वो लॉस क्या हो जाएगा, आपका एडजस्ट हो जाएगा, तो आपकी जो गेन होगी वो कम हो जाएगी और आपका कैपिटल गेन यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन 54 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 54F ये कहता है कि आपने यदि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट या बॉन्ड्स को सेल आउट किया हुआ है और आप उस पैसे को यदि किसी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं SIP कैलकुलेटर हमने ओपन किया हुआ है। इसको देख सकते हैं कि आप 10,000 रुपये महीने की SIP मान लीजिए आप कर रहे हैं 20 साल के लिए, 15% का रिटर्न आपको मिल रहा है। टोटल आपने इन्वेस्टमेंट किया 24 लाख रुपए, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा था। 1,27,00,000 ये आपकी गेन आ गई। तो आप यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन 54F आपको ये सुविधा देता है कि यदि आप इस पूरे पैसे को यानी 1,51,59,000 इसमें से कुछ खर्चे वगैरह माइनस कर दीजिए, तो नेट सेल जो भी आपकी वैल्यू आती है, इसको यदि आप प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई फ्लैट खरीद लेते हैं या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, तो आप कैपिटल गेन टैक्स से बच जाएंगे। सेक्शन 54F का आप डिटेल में गूगल करके देख लीजिएगा। अदरवाइज आप यदि कमेंट करेंगे आप लोग तो हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी क्रिएट कर देंगे। तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू कि आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप कैपिटल गेन टैक्स को सेव कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगी, लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।